Assalamu alaikum. This is Hafiz Muhammad Qasim, SS Biology, YouTube चैनल बायोलॉजी टीचर कासिम क्रिटिक के आज के अहम टॉपिक के साथ फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 बायो एनर्जेटिक में टॉपिक है हमारे साथ मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। जी, आपको पता है कि ये रिएक्शन इस तरह हुआ है C6H12O6 + 6O2। ये रिएक्शन आपको नजर आ रहा है। इस रिएक्शन को अगर हम सिंपली ये स्टार्च बना हुआ है और ऑक्सीजन गैस खारिज हो रहा है, ये इसकी सिंपल एक्सप्लेनेशन है। लेकिन जब हम इसकी एक्सप्लेनेशन को दूसरे एंगल से देखेंगे एज ए बायोलॉजिस्ट, जब आप इस रिएक्शन की मैकेनिज्म आप फाइंड आउट करेंगे तो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए आपको इसकी डिटेल में आज मैं ले जाने जा रहा हूं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के मैकेनिज्म क्या है। तो जी, मैकेनिज्म में बेसिकली 2 स्टेप इन्वॉल्व है। आज हम इंशाल्लाह एक स्टेप को पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं लाइट रिएक्शन, और दूसरे को हम कहते हैं डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन उस रिएक्शन को कहते हैं जो लाइट डिपेंडेंट हो, जबकि डार्क रिएक्शन उस रिएक्शन को कहते हैं जो लाइट डिपेंडेंट ना हो, यानी मतलब यह है कि इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट हो। लाइट रिएक्शन की दूसरा नाम हेलिस रिएक्शन है। हेलिस उस साइंटिस्ट का नाम है। जबकि डार्क रिएक्शन को किल्वन साइकिल भी कहा जाता है, ये उस साइंटिस्ट का नाम है। लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में पाया जाता है, जबकि डार्क रिएक्शन इसकी लोकेशन क्लोरोप्लास्ट में स्टोरमा सेमी सॉलिड पोर्शन, जिसमें डीएनए और प्रोटीन या दूसरी चीजें मौजूद होती है। लाइट रिएक्शन को हम इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट हमारे साथ आते हैं वो हमारे साथ है एटीपी, जो कि एक एनर्जी कंपाउंड है, और दूसरा है NADPH2, जो कि ये दोनों रिएक्शन ये जो प्रोडक्ट आपको नजर आ रहे हैं ये दोनों एनर्जी कंपाउंड है। यानी इस रिएक्शन के लिए जो एनर्जी रिक्वायर है वो आपको लाइट रिएक्शन में मिलेगी, और फिर जब इस एनर्जी के थ्रू जो कार्बोहाइड्रेट यानी इसकी जब कार्बन डाइऑक्साइड की जब फिक्सेशन होती है, ब्रेकिंग और फॉर्मिंग बॉन्ड होते हैं, तो वो फिर डार्क रिएक्शन में होंगे। तो आज हमारा टॉपिक क्या है? लाइट रिएक्शन हमारा टॉपिक है, ठीक है। तो ये आपके ज़हन में, मैं आपके ज़हन बनाने जा रहा था, तो जी अब मैं शुरू करने जा रहा हूं। जैसे कि आपको पता है कि भाई लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होता है, जहां पर भी ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं जी आपको ले जाने जा रहा हूं, आपने इधर उधर भी नहीं जाना है। अब मैं जी आपके सामने लाइट रिएक्शन लिख रहा हूं। लाइट रिएक्शन, दूसरे नाम मैंने आपको वो बता दिए कि इसको हेलिस रिएक्शन भी कहते हैं, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं, जेड स्कीम रिएक्शन भी कहते हैं,
और पोटोपास्पोराइलेशन साइकिल भी कहते हैं, पोटोपास्पोराइलेशन भी कहते हैं। ये सारे इनके नाम हैं। ठीक है, तो जी लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो आपके पास क्या है, एक एटीपी है और एक NADPH2 है। आपको पता है कि अब मैं जी शुरू करने जा रहा हूं। ये हमारे साथ एक बॉडी है, ये बॉडी है। इस बॉडी के अंदर एक सेल है, ये बॉडी है किसी भी प्लांट बॉडी की, प्लांट बॉडी है। ये उसके अंदर सेल है। सेल के अंदर ये हमारे साथ क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, एक ऑर्गेनील है जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर फिर ये डबल मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट है। इसके अंदर ये सेक लाइक स्ट्रक्चर जिसको तालाक्वाइड सेक कहते हैं, तालाक्वाइड मेम्ब्रेन कहते हैं, लेमेला भी कहते हैं। तो ये तालाक्वाइड सेक इसी तरह एक स्टिक ऑन टॉप ऑफ वन अनदर जिसको हम कहते हैं ग्रेना या ग्रेना कहते हैं। एक ग्रेनम इसी तरह दूसरी ग्रेनम के साथ अटैच होते हैं जिसको कहते हैं एंटर ग्रेनम। और ये जो स्पेसीज आपको नजर आ रहा है ये इसको हम कहते हैं स्टोरमा। यहाँ पर डार्क रिएक्शन होता है और जबकि ग्रेना में लाइट रिएक्शन होता है। अब इस एक तालाक्वाइड सेक को मैं आपके लिए उठा रहा हूं, ये आपको नजर आ रहा है एक। तो जी इस एक को मैंने आपके लिए उठा लिया। ये ग्रीन कलर का पेन मैं इसके लिए इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि आपको नजर आ जाए कि इसका कलर क्या है, ग्रीन कलर है। ये एक तालाक्वाइड मैंने आपके लिए ले लिया है, तालाक्वाइड जी। सबसे पहले इस सेक का या इसके मेम्ब्रेन का, इस सेक पर इसको मैंने सैंपल के तौर पर आपके लिए यहां से निकाला है ताकि आपको समझ आ जाए। अब मैं इसको नीचे की तरफ ले जा रहा हूं ताकि वो साइकिल फिर क्लियर कट बन जाए। ये यहां पर मैं वो चीज बना रहा हूं जी, ताकि वो साइकिल फिर क्लियर कट बन जाए लाइट रिएक्शन का। ये आपके साथ इसमें जो ये क्या है, ये तीन चीजें मैंने आपके लिए बना ली है। ठीक है, ये तीन चीजें क्लियर जी। तो ये तीन चीजें मैंने इसके लिए आपके लिए बना ली। तो क्या है कि ये हर सेक में इसी तरह के बहुत सारी चीजें मौजूद होती है। तो ये एक क्लस्टर है, ठीक है ना, ये एक क्लस्टर है, क्लस्टर। इस क्लस्टर में तीन चीजें हैं। एक है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट यानी जिसमें क्लोरोफिल, इस पर ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके। और दूसरा है केराटिनाइट, ये एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। एक चीज इसमें ये है जो कि लाइट को ऑब्जर्व करता है। दूसरा इसमें प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। पाइटन या पेरोडेक्सन, ये सारी चीजें। और इसके बाद है इलेक्ट्रॉन कैरियर, ये जैसे इनके नाम से जाहिर है कि ये इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करते हैं और ये चीज जो है ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है, इलेक्ट्रॉन को ले जाते हैं। अब आपको खुद ही पता चलेगा। तो इस क्लस्टर को हम कहते हैं, ये सारी चीजें जो आपको ये तालाक्वाइड सेक में जो क्लस्टर है, ठीक है ना, इस क्लस्टर को हम, इस इकट्ठा गुच्छे को हम कहते हैं कि जिसमें तीन चीजें मौजूद हो। एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट यानी रंगीन मादे क्लोरोफिल या केराटिनाइड की शक्ल में, अगर क्लोरोफिल काम न करे तो फिर एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट केराटिनाइड भी मौजूद होती है। और इसके बाद प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और तीसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन कैरियर यानी इलेक्ट्रॉनों को ले जाने वाला।
तो इस क्लस्टर को, इन तीनों चीजों को इकट्ठा तौर पर जब तलाक्वाइट में ये मौजूद है तो इन तीनों चीजों को हम कहते हैं क्या? इसको हम कहते हैं फोटोसिस्टम। क्या? फोटोसिस्टम। फोटोसिस्टम, ठीक है ना। अब ये फोटोसिस्टम दो, इसके क्या है, दो टाइप है। एक टाइप को कहते हैं P1 और दूसरे को कहते हैं P2। इसमें जब लाइट की वेवलेंथ जिसके 700 नैनोमीटर है तो उसको हम कहते हैं फोटोसिस्टम फर्स्ट। वो फोटोसिस्टम जिसमें लाइट के वेवलेंथ 680 नैनोमीटर हो तो फिर हम उसको कहते हैं फोटोसिस्टम सेकेंड। ये बात याद रखें कि लाइट जब भी तलाक्वाइट मेम्ब्रेन पर, इस क्लस्टर पर पड़ेगी तो उसका एक वेवलेंथ होगी। ये ऑलरेडी मैं लाइट में डिस्कस कर चुका हूं, आप उस वीडियो में देखकर यहाँ इस टॉपिक को आप समझ सकते हो। तो बहरहाल ड्यू टू शॉर्ट टाइम मैं आपके लिए मुख्तसर, तो हम ये क्या करते हैं कि ये हमारे साथ एक सन है। मैं प्रोसेस को शुरू करने जा रहा हूं ताकि बाद स्टूडेंट कहते हैं कि सर वीडियो को अगर शॉर्ट टाइम, तो उस वजह से मैं जरा जल्दी के साथ, फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो जी। अब ये हमारे साथ एक फोटोसिस्टम है, ठीक है। ये फोटोसिस्टम है। इस क्लस्टर में सबसे पहले लाइट 680 नैनोमीटर यानी फोटोसिस्टम सेकेंड। सबसे पहले जैसी ही ये लाइट 680 नैनोमीटर जब पड़ जाता है तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, पहले इन दोनों पिगमेंट का कोई काम नहीं है। पहले सबसे पहले फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इस लाइट को ऑब्जर्व करेगा। ऑब्जर्व करने के बाद क्लोरोफिल या केराटिनाइड ऑब्जर्व करने के बाद इस क्लोरोफिल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक्साइट होंगे, यानी वो रनिंग शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो आपको पता है कि जब वो इलेक्ट्रॉन रनिंग शुरू कर देते हैं, अब एक क्वेश्चन ये भी है कि 680 फोटोसिस्टम को हमने क्यों आगे लाया। आपको पता है कि जिन लाइट वेव का वेवलेंथ कम हो तो उसमें एनर्जी ज्यादा होती है, जब वेवलेंथ ज्यादा होती है तो फिर उसमें एनर्जी कम होती है। तो 680 में एनर्जी ज्यादा है बनिस्बत 700 नैनोमीटर में, इसलिए हमने फोटोसिस्टम सेकेंड को फर्स्ट प्रायोरिटी पे लिया है। तो 680 नैनोमीटर हाई एनर्जी रेस जैसी ही क्लोरोफिल पर पड़े तो क्लोरोफिल इस लाइट रेस को ऑब्जर्व करने के बाद इसके अंदर चूंकि एनर्जी थी, इस एनर्जी की वजह से अंदर में जो इलेक्ट्रॉन थे, मिसाल के तौर पर ये दो इलेक्ट्रॉन थे, ये एक एक्साइटेड हो गए। एक्साइटेड का मतलब कि भागना शुरू कर दिया। तो ये भागते भागते यहां से क्लोरोफिल से निकल जाते हैं। कहां चले जाते हैं? जैसे ही ये क्लोरोफिल से निकल जाते हैं तो इसके करीब एक और इस क्लस्टर में, इस पिगमेंट में, आपके लिए आसानी के लिए मैंने ये बनाया है। तो इस क्लस्टर में जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, मिसाल के तौर पर ये आपको नजर आ रहा है कि ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ये इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को रिसीव कर लेते हैं, ठीक है ना। अब जैसे ही ये दोनों इलेक्ट्रॉनों को रिसीव कर लेते हैं तो फिर इसके बाद क्या हो जाता है, ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करने के बाद फिर इस पर, इन इलेक्ट्रॉनों पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस होगा और इलेक्ट्रॉन कैरियर की मदद से फिर वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे। तो आपके आसानी के लिए मैं यहां से एक लाइन को यहां से निकालता हूं ताकि ये दो इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए, ठीक है। ये दो इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए, ये दो इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए और यहां पर एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसने हासिल किया। इसको पिगोपाइटन भी कहा जाता है, पिगोपाइटन जी। इसके बाद क्या होता है कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर जो पोर है, यानी जिस जगह से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर निकल गए हैं, असल में ये बाहर नहीं निकले हैं, यहां पर ही रिएक्शन हो रहा है। लेकिन आपकी आसानी के लिए, जैसे यहां पर मैंने एक
अक्वाइड शेप को यहाँ पे ले आया है, ये इसी तरह का एक प्रोसेस है, यहाँ पर हो रहा है, आपने कंफ्यूज नहीं हो रहा है, चूंकि मैंने आपकी वजाहत के लिए ये डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो जी प्राइमरी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर क्या है कि यहाँ पर इन दो इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करने के बाद नीचे जो दो खाली जगह छोड़ जाते हैं उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन होल। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन होल। तो इसके बाद ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस शुरू हो जाता है, उसको मैं आपके लिए समझाने के लिए आसानी के साथ कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या चीजें है जी। आप थोड़ा सा तवज्जो करें, ये दो इलेक्ट्रॉन है, मिसाल के तौर पर ये एक कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड है, मिसाल के तौर पर जो भी कंपाउंड है, मैग्नीशियम है, कोई भी चीज है, जो भी कंपाउंड है, तो क्या है, ये जब दो इलेक्ट्रॉन ये मुरक्कब इसको हासिल करे, इसको क्या करे, हासिल करे, ले ले, तो फिर इसको, इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं कि ये प्रोसेस क्या हो गया, ये रिडक्शन का प्रोसेस हो गया, और इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, ये रिड्यूस है। क्या है? रिड्यूस्ड। और जिससे ये चले गए हैं, तो वो मिसाल के तौर पर ये एक कंपाउंड है जिससे ये दो इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, तो ये कंपाउंड क्या है? ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज यानी इसका सिंपल अंदाज में कि वो द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। जनरली आज भी जी रिड्यूस के क्या मतलब है? कम होना। यहाँ पर तो दो इलेक्ट्रॉन आ गए, मिसाल के तौर पर इसमें 10 या 12 हो गए, तो ये तो कम हो गए, ये तो ज्यादा हो गए। यहाँ पर मतलब है कि कम हो गए, नहीं, कम का ये मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन इसके नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन किसके हैं? ये तो इलेक्ट्रॉन किसी और के हैं। पराये माल तो अपना माल नहीं होता ना, इसलिए इसको रिड्यूस कहा गया है। तो स्टूडेंट ने कंफ्यूज नहीं होना है। तो बहरहाल रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का मतलब तो कि भाई जब भी कोई कंपाउंड इलेक्ट्रॉन को हासिल करे तो उसको हम कहते हैं रिड्यूस, और इस प्रोसेस को कहते हैं रिडक्शन, उस कंपाउंड को। और जब जो भी कंपाउंड इलेक्ट्रॉन को लॉस करे तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। जैसे यहाँ पर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ने लॉस किया तो ऑक्सीडेशन, और ये क्या हो गया? रिड्यूस, रिडक्शन। क्लियर? तो जी इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं किधर? अब जी ऑक्सीडेशन आउट। सबसे पहले पी क्यों एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है इस क्लस्टर में, जो तीसरा पार्ट यहाँ पर वो सारी चीजें मौजूद है, लेकिन आपके लिए यहाँ पर कर रहा हूं। तो जी प्लास्टोकोनेन ये इस इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये रिड्यूस हो गया अब, और ये क्या हो गया? ऑक्सीडाइज। अब तो आई थिंक आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की समझ आ जाएगी, आ ही गई होगी। तो इसके बाद ये पी क्यों, पीसी प्लास्टोसाइनन दूसरा इलेक्ट्रॉन कैरियर है, उसमें जाते हैं। तो इस तरह जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं, आपको पहले भी मैं बता चुका हूं कि सबसे पहले क्लोरोफिल में एडीपी ऑलरेडी मौजूद थी, यानी एक एनर्जी कंपाउंड मौजूद था। अब जी इस तरह का इलेक्ट्रॉन एक कंपाउंड से जब दूसरे कंपाउंड में इसी तरह जब जाता है तो फिर क्या होता है? एक का एनर्जी कंपाउंड, हाई एनर्जी कंपाउंड एटीपी बनता है। क्लियर? लाइट रिएक्शन को पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूं कि इसको फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं, यानी द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी टू phosphate in the presence of sunlight is called फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन, इसलिए मैंने लाइट रिएक्शन के इब्तिदा में आपको कहा था कि इसको फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। तो ये देखो, तो एक क्वेश्चन यहां बनता है कि ये भी एनर्जी कंपाउंड है, ये भी एनर्जी कंपाउंड है, तो लाइट रिएक्शन अगर ये प्रोसेस न करता तो एडीपी में क्या कबाहत है, क्या कमी है? तो मैं आपके लिए, आपके समझाने के लिए यहाँ पर अर्ज करूं कि एडीपी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि जिसमें एनर्जी वो स्टोर नहीं कर सकता। इसका बिल्कुल इस तरह का मतलब है कि जैसे आपका कोई बेटा है, वो निकम्मा है, शरारती है, लुपर है, ठीक है ना, आप उनको पैसे दे देते हो, फजूल खर्च है वो उड़ा देते हैं। जबकि दूसरा आपका बेटा है, उनको आप पैसे देते हो, वो जमा करते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आप ज्यादा पैसे किसको देंगे? आप यकीनन आपका जवाब होगा कि मैं उस शरीफ बेटे को पैसे दूंगा, क्योंकि वो सेव कर लेते हैं, वो अपने साथ रख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एडीपी में यही
फलसफा है कि ये स्टोर नहीं कर सकता। तो इस प्रोसेस के लिए जब हमें एनर्जी की रिक्वायर होगी और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद होगा, फिर एनर्जी नहीं मिलेगी, तो बगैर एनर्जी का तो कोई प्रोसेस, कोई स्टेप नहीं होगा ना, तो फिर मसला होगा। इसलिए एटीपी लाइट रिएक्शन, अगर लाइट रिएक्शन से आपसे कोई पूछ ले कि लाइट रिएक्शन का मकसूद क्या है, तो फिर आपने कहना है कि एनर्जी बनाना है, एनर्जी कंपाउंड को बनाना है, बाकी इसका कोई मकसूद नहीं है। मकसद यही है। तो एक मकसद तो पूरा हो गया। इसके बाद इलेक्ट्रॉन कैरियर साइटोक्रोम में जाएगा, ठीक है ना। और इसी तरह ये एक, जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, ठीक है ना, तो ये रिड्यूस, जब यहाँ आ जाते हैं तो ये रिड्यूस और फिर ये ऑक्सीडाइज। इसी तरह पहले ये ऑक्सीडाइज हो गया, ये रिड्यूस, अब ये ऑक्सीडाइज हो गया, ये रिड्यूस, अब ये रिड्यूस, ये ऑक्सीडाइज, ये रिड्यूस। इसी तरह ये रिडक्शन का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा और एटीपी बनते रहेंगे, ठीक है ना। तो साइटोक्रोम में फिर इसके साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम बी, तो इस चेन को हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का इस तरह एक इलेक्ट्रॉन कैरियर से दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर। मैं आपको यहाँ पर एक बात कि यहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन करे कि सर यहाँ पर ये एनफॉस्फेट एनर्जी जो रिलीज हुई है, इसका क्या, इसका देखो आपने पढ़ा है, देखो ये हमारे साथ ये न्यूक्लियस का शेल है और ये वैलेंस शेल है, आउटर मोस्ट शेल है। यहाँ पर जो एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी, मोर, और यहाँ पर जो एनर्जी होगी वो कम होगी, लेस, ठीक है। अब जब यहां से इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो इसका मतलब ये होगा कि ये मोर एनर्जी है इसके पास, तो ये अपनी एनर्जी को कम करेगा। मिसाल के तौर पर इसके लिए, इस शेल के लिए 10 जूल और इसके लिए 5 जूल, तो ये 5 जूल एनर्जी रिलीज करेगा। इसी तरह यहाँ पर ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करते हैं और वही एनर्जी एटीपी के बनने की सबब बनती है। तो आई थिंक समझे होंगे। तो साइटोक्रोम के बाद फिर ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर दाखिल हो जाते हैं, फिर ये इलेक्ट्रॉन एक और फोटो सिस्टम में दाखिल हो जाते हैं, ठीक है ना। ये फोटो सिस्टम फर्स्ट, ये यहाँ पर भी अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह, ये तो मैंने आपके लिए इस तरह बनाया है, ये अगर आप, ये फोटो सिस्टम सेकंड है 680, तो आप इसको क्या करें, ये आपका फोटो सिस्टम, यहाँ पर वो थकी हुई इलेक्ट्रॉन जैसी ही ये इसमें रिएक्शन सेंटर है और ये इसका क्या है, एंटीना है। तो रिएक्शन सेंटर में सारा काम होते हैं जी। इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ पर अंदर चले जाते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर भी बहुत सारे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल और वगैरह सब कुछ होंगे। फोटो सिस्टम फर्स्ट में ये 700 नैनोमीटर का, तो फिर यहाँ से जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन अंदर जाते हैं, इससे रिएक्शन सेंटर से फिर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, वही इलेक्ट्रॉन नहीं, दूसरे, ये तके हुए इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आकर क्या हो जाते हैं, बस खामोश रह जाते हैं। अब क्या है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जिसको हम कहते हैं पेरोडेक्शन सब्सटेंसेस, एफडी, पेरोडेक्शन सब्सटेंसेस, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इसको ये रिसीव करते हैं। इस पेरोडेक्शन पर एक एंजाइम है जिसको हम कहते हैं NAPH सिंथेसिस। ये एक एंजाइम है, ये इस N इलेक्ट्रॉनों पर क्या करते हैं, ये वो एंजाइम इस इलेक्ट्रॉनों को रिसीव करके कौन सा कंपाउंड बनाते हैं, NaPH2। ये H2 अभी आप न बना ले, ठीक है ना, NAP, NADP। तो ये एंजाइम NADP सिंथेज, ये एंजाइम है, ये इस पे प्रोसेस करके यहाँ से ये रिसीव करते हैं, ठीक है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन, ये नए इलेक्ट्रॉन, ये जब यहाँ से रिसीव करते हैं तो यहाँ पर लाइट जैसे इस पे पड़ती है, यहाँ पर वाटर का एक रिएक्शन होता है, ठीक है ना, वाटर का एक रिएक्शन होता है। एक वाटर है तो इस तरह आपके साथ ये बनेंगे,
एक इलेक्ट्रॉन। अगर 2 है तो फिर 2 बनेंगे, ठीक है ना। अगर 3 है तो फिर 3 बनेंगे, अगर 4 है तो फिर 4 बनेंगे। इसी तरह आप बनाएंगे। तो जी जैसी ही ये लाइट यहाँ पर पड़ जाती है तो वाटर के मॉलिक्यूल जब इस तरह स्पेल्ट हो जाए कि वो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन बनाए और साथ ही वो क्या करे, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करे, तो फिर हम इसको कहते हैं फोटोलाइसिस। इसको क्या कहते हैं? फोटोलाइसिस। यानी लाइट रिएक्शन में एक ये फोटोलाइसिस। अब ये n से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होल रह गए इसके अंदर चले जाएंगे, ठीक है ना। ये 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी जो रह गया है ये हाइड्रोजन जो आपको नजर आ रहा है, ये 4, ये इस तरह जाकर यहां पर इसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? NADPH2। ये इसको बना लेते हैं, ठीक है। तो ये और ये 4OH ये फिर ब्रेक होकर ये ऑक्सीजन, ये वो ऑक्सीजन है जो हमें मिलता है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में। ये रिएक्शन में आप इसको देख रहे हो, यानी ये ऑक्सीजन हमें कहां से मिलता है? वाटर के फोटोलाइसिस से। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि हमें पौधे जो ऑक्सीजन देते हैं वो पानी से देते हैं, बल्कि पौधे के अंदर कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि वो ऑक्सीजन बनाए। ये देखो, ये हाइड्रोक्साइड आयन में जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन के आयन और मॉलिक्यूल हमें पौधे वापस क्या करते हैं? देते हैं। तो आपने देख लिया इस पूरी रिएक्शन में कि NADPH2 और ATP बन गए। एटीपी के बनने को ये दोनों हमारे पास एनर्जी कंपाउंड है। अब ये एनर्जी लाइट रिएक्शन ने सिर्फ इतना करना था कि इस प्रोसेस के लिए हमें एनर्जी की जो जरूरत होगी हर एक स्टेप के लिए वो प्रोवाइड की है। अब डार्क रिएक्शन में कार्बोहाइड्रेट बनेगा, ठीक है ना। तो यहां तक। इसके अलावा ये एटीपी के बनने को क्या कहते हैं? फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन फिर 2 किस्म के हैं। फोटोफॉस्फोराइलेशन एटीपी एंड द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बनने को क्या कहते हैं? फोटो द फॉर्मेशन द मैकेनिज्म थ्रू व्हिच एटीपी इज फॉर्म फ्रॉम एडीपी विद फॉस्फेट बॉन्ड। इसका ये फोटोफॉस्फोराइलेशन 2 किस्म के हैं। एक साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है और एक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है। बस अब खत्म करने जा रहा हूं। तो जी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इसको कहते हैं कि जब ये प्रोसेस इस तरह बन जाए, ठीक है ना, ये इस तरह बन जाए, इस तरह का साइकिल हो। ये अब देखो, यहां से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फोटोसिस्टम फर्स्ट प्रोडक्शन, जब इसमें ये इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है ना। लेकिन अगर यहां से फोटोसिस्टम फर्स्ट और सेकेंड और फिर इस तरह और फिर इस तरह जब एटीपी बनती है तो फिर हम उसको क्या कहते हैं? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। मुझे उम्मीद है कि आपको टॉपिक की समझ आई होगी। अब चूंकि इस प्रोसेस में हमें एनर्जी के 2 बड़े बड़े शोख कंपाउंड मिल गए। शोख यानी शोख कंपाउंड का मतलब है कि इसमें हाई एनर्जी कंपाउंड है। एटीपी अपने तरफ से, NADP अपने तरफ से, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट और NAD निकोटिनोमाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट हाइड्राइड, ये दोनों हाई एनर्जी कंपाउंड हमें लाइट रिएक्शन में मिल गए। और एक तीसरी बात, ऑक्सीजन जो आपको नजर आ रहा है वो भी यहाँ पर ये ऑक्सीजन हमें बाई प्रोडक्ट की शक्ल में हमें मिल गया है। अब डार्क रिएक्शन में ये चीज बनेगा कार्बोहाइड्रेट। इंशाल्लाह इस पर मैं नेक्स्ट अलग से वीडियो बनाऊंगा। इतना ही आखिरी बात कि इसको हम एन शक्ल में भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर इसको हम इस तरह कर ले तो फिर ये जेड की शक्ल में जेड स्कीम रिएक्शन भी कहा जाता है, हेलिस रिएक्शन भी कहते हैं,
जेड स्कीम, जब हम इसको इस तरह कर ले तो फिर ये जेड स्कीम रिएक्शन बन जाएगा। अब तो ये इस तरह का नजर आ रहा है, लेकिन जब हम इसको इस तरह करेंगे, ठीक है ना, ये फोटोसिंथेसिस इस तरह, तो फिर ये हमारे साथ इस तरह रिएक्शन, तो जेड स्कीम इसको इसलिए कहा जाता है कि ये फोटोसिस्टम 1 2 अगर इस तरह हो जाए तो फिर ये जेड स्कीम बन जाती है। फोटोफॉस्फोराइलेशन कैसे कहते हैं, खेलिस वो साइंटिस्ट है जिसने लाइट रिएक्शन। तो आई थिंक इतना ही मैकेनिज्म में था। अगर फिर भी कोई चीज रह गई है तो बड़े माजरत के साथ कमेंट्स में आप उसकी निशानदही करें। अगर किसी चीज की कंसेप्ट मैंने गलत डिलीवर की है तो प्लीज आप कमेंट्स में मेंशन करें। अदरवाइज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इनसे मुस्तफ़ीद रहे। हमारा मतलब ये है, इस चैनल का बेसिक एम यही है कि स्टूडेंट को हम बायोलॉजी के मुताबिक अपने स्टूडेंट को, दूसरे कॉलेजेस के स्टूडेंट को बायोलॉजी के बेसिक कंसेप्ट बेहतर अंदाज में, आसान लैंग्वेज में अपने स्टूडेंट, प्यारे प्यारे स्टूडेंट को हम कुछ सिखाएं, मेल हो या फीमेल हो, ताकि वो आगे जाकर मुल्कों को उनके नाम रोशन करे। तो आखिर में यही बात, सेल्फ डन एज वेल डन, इसी बात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। खुदा हाफिज़।